कहानी की शुरुआत में हम डैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी मूरी के साथ आराम से सोफे पे बैठ के एक फुटबॉल मैच देख रहा था। लेकिन तभी अचानक टीवी पर कुछ अजीब सा होने लगा। मैच बीच में रुक गया क्योंकि अब फील्ड पर धुएं और बिजली का चमकता हुआ बादल दिखाई दे रहा था और अचानक उसमें से कई सारे फौजी बाहर आए। उनकी अगुवाई एक औरत कर रही थी जिसका नाम लेफ्टिनेंट हार्ट था। उसने सभी को बताया कि वो साल 2051 यानी फ्यूचर से आए हैं। पता चलता है कि व्हाइट स्पाइक्स नाम की एक एलियन प्रजाति पृथ्वी पर हमला कर चुकी है और साल 2051 में उन्होंने धरती पर ज्यादातर लोगों को खत्म कर दिया था। ये सोल्जर्स लोगों से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वो उनके साथ फ्यूचर में जाकर इस लड़ाई का हिस्सा बने। अगले 12 महीनों में दुनिया भर के देश जितने फौजी भेज सकते थे उन्होंने भेजे, लेकिन फ्यूचर की अथॉरिटीज और ज्यादा लोगों की मांग कर रही थी। जितने भी लोग लड़ाई लड़ने जाते थे उनमें से सिर्फ 1/4 सोल्जर्स ही जिंदा वापस लौट पाते थे। जब ट्रेन्ड सोल्जर्स की कमी पड़ गई तो सरकारें सिविलियंस को भी भर्ती करने लगी। डैन एक टीचर है और जब वो अपनी क्लास को पढ़ा रहा था तो अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया कि उसे भी युद्ध में भेजे जाने के लिए चुन लिया गया है। बाद में वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने नजदीकी मिलिट्री ऑफिस पहुंचा। डैन को बताया गया कि वैसे भी उसकी 7 साल में मौत होने वाली है, इसलिए वो युद्ध में भेजने के लिए फिट है। ये सुनकर डैन हैरान रह गया और बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल करने लगा, मगर ऑफिसर्स ने उसके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसकी बात ना सुनते हुए उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया जो उसे ट्रैक करेगा और फ्यूचर में वो इसी की मदद से उससे बात कर सकेंगे। इसे तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक वो 2051 से वापस नहीं आ जाता। उस शाम डैन ने अपनी पत्नी एमी से मिलकर उसे सब कुछ बताया, जो परेशान होकर कहने लगी कि उन्हें गवर्नमेंट से दूर भाग जाना चाहिए। पर डैन ने बताया कि उसके हाथ में ऑलरेडी ट्रैकर लगा दिया गया है। अब चाहे वो जहां मर्जी भाग जाएं, अथॉरिटीज उन्हें कहीं भी ढूंढ लेंगी। वो समय में आगे पीछे जा सकते हैं डार्लिंग, हमें तो ढूंढ ही लेंगे। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो एमी ने सुझाव दिया कि डैन को अपने पिता जेम्स से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो इस ट्रैकर को निकाल पाए। वो आदमी एक जबरदस्त इंजीनियर है और सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, इसलिए पुलिस को खबर तो पक्का नहीं करेगा। पता चलता है कि डैन के पिता वियतनाम युद्ध से लौटने के बाद अपने परिवार को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि लड़ाई में अपने कई करीब साथियों को खोकर वो अंदर से टूट चुके थे। लेकिन डैन के मन में अपने पिता के लिए बहुत नफरत थी। घर जाकर उसने देखा कि उसकी बेटी गार्डन में खेल रही थी। उसने झूठ बोलने की कोशिश की कि वो एक ट्रिप पर जा रहा है, पर मूरी तुरंत ही समझ गई कि उसके पिता को युद्ध में जाने के लिए चुन लिया गया है। डैन ने उससे वादा किया कि वो जिंदा वापस आएगा और फिर प्यार से उसे गले लगा लिया। एक दिन बाद डैन और बाकी नए रिक्रूट्स को हथियारों और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनके जिंदा बचने के चांसेस बढ़ जाएं। डैन की मुलाकात एनवायरमेंटल साइंटिस्ट चार्ली और एक्स नेवी सील डोरियन से भी हुई। जहां एक तरफ ज्यादातर लोग इस युद्ध में जाने से बचना चाहते थे, डोरियन अब तीसरी बार इस लड़ाई में जाने वाला था। बाद में उन्हें बताया गया कि व्हाइट स्पाइक्स हर 6 दिन के बाद आराम करने के लिए कुछ दिनों तक गायब हो जाते हैं। यही समय होता है जब नए सोल्जर्स फ्यूचर में भेजे जाते हैं और जो फौजी पहले से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें वापस बुला लिया जाता है। उस शाम जब नए रिक्रूट्स बातें कर रहे थे तो एक अलार्म अचानक से बजने लगा। साल 2051 का एक जवान चिल्लाने लगा, ये तुम सबकी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, एलियंस सच में आ चुके हैं। ये सुनते ही सभी लोग जल्दी से पोर्टल रूम की तरफ दौड़ने लगे। डैन ने लेफ्टिनेंट हार्ट से पूछा कि आखिर क्या हो रहा है, जिसने एक गंभीर आवाज में जवाब दिया कि एलियंस ने साल 2051 के आखिरी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर हमला बोल दिया है और अगर वो इस जगह को तबाह करने में कामयाब हो गए तो इंसान इस युद्ध को जरूर हार जाएंगे। कुछ मिनटों बाद वो पोर्टल रूम में घुसे और जल्द ही एक के बाद एक लोग पोर्टल में खींचने लगे, पर अचानक लैंडिंग लोकेशन के एड्रेस में एरर आ गया। इस वजह से डैन और दूसरे लोग आसमान में जमीन के कई 100 फुट ऊपर टेलीपोर्ट हो गए, जिस वजह से काफी सारे लोग तो नीचे गिरकर ही मारे गए। खुशकिस्मती से डैन, चार्ली और डोरियन एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग की छत पर स्विमिंग पूल में गिरे, जिससे उन्हें कुछ खास चोट नहीं आई। डैन जल्द से जल्द पानी से निकला और अपनी गन चेक करने लगा। फिर उसने छत के किनारे पर जाकर मायामी शहर को देखा, जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इधर मिलिट्री टाइम जंप में हुई गलती की जांच कर रही थी। जल्द ही चीफ कमांड ने बचे हुए लोगों से कांटेक्ट किया। उन्होंने डैन को बताया कि जल्द ही वो इस पूरे एरिया में बम धमाके करेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा व्हाइट स्पाइक्स हैं। साथ ही डैन को बचे हुए लोगों का लीडर बन के वहां फंसे हुए साइंटिस्ट को बचाना होगा। उसने मिशन कंफर्म किया और तुरंत छत पर सभी बचे हुए लोगों को इकट्ठा करने लगा। जल्द ही ग्रुप उस बिल्डिंग में पहुंचा जहां साइंटिस्ट होने चाहिए थे। वो बहुत संभल कर अंदर घुसे और चीफ कमांड उन्हें सतर्क रहने को कहता है।
क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स खून की बू को दूर से ही सूंघ सकते हैं। उन्होंने जल्द ही साइंटिस्ट की टीम को ढूंढ निकाला, लेकिन बदकिस्मती से वो सब मारे जा चुके थे। इसके बाद फौजियों को लैब से हार्ड ड्राइव्स और बायो सैंपल्स लाने का ऑर्डर दिया गया ताकि इन साइंटिस्ट के हाथ लगी पूरी जानकारी उन्हें मिल जाए, क्योंकि ये साइंटिस्ट इन एलियंस को रोकने के तरीकों पर ही काम कर रहे थे। जल्द ही डैन ने सैंपल्स ढूंढ निकाले, पर तभी उसे पता चला कि फाइटर जेट्स 6 मिनट में इस पूरे इलाके में बम गिराने वाले हैं। डैन और उसकी टीम जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकलकर इमरजेंसी सीढ़ियों तक पहुंच गई, पर तभी कई व्हाइट स्पाइक्स ने ऊपर से आकर उन पर हमला कर दिया। डैन उनमें से एक को अकेला संभालने की कोशिश कर रहा था, पर आखिर में डोरियन उसकी मदद करने के लिए आया। डोरियन पहले भी इनसे लड़ चुका था और उसने बताया कि सिर्फ गर्दन और पेट पे ही गोली मारने का असर होगा, बाकी कहीं पर भी किसी हथियार का इन पर कोई असर नहीं होता। इतनी जरूरी बात इनको ट्रेनिंग में नहीं बतानी चाहिए थी। बुद्धू हैं क्या ये लोग, बिना बात मरवा दिए इतने बंदे। जब एयर स्ट्राइक में सिर्फ 3 मिनट बचे थे, चीफ कमांड उनके लिए रेस्क्यू व्हीकल्स भेजता है। सभी लोगों ने मिलिट्री जीप्स को देखकर राहत की सांस ली और सोचने लगे कि कुछ देर के लिए तो चलो सेफ हैं। पर अचानक 3 व्हाइट स्पाइक्स ने वहां आकर सबको तबाह कर दिया। कई टीम मेंबर्स भागने की कोशिश करते हुए मारे गए। कुछ ही देर में एयर स्ट्राइक शुरू हो गई और उनकी टीम, जिसमें अब सिर्फ 7 लोग बचे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश में लग गई। 2 सोल्जर्स खुद को कुर्बान कर देते हैं ताकि व्हाइट स्पाइक्स को रोक सकें। इससे बाकी बचे हुए 5 लोग समय पर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। एक दिन बाद डैन चार्ली के पास एक मिलिट्री बेस में उठा। वो जल्द ही डोरियन से मिले, जहां उन्हें पता चला कि अब सिर्फ वो तीनों ही बचे हैं। डैन ने डोरियन से उस व्हाइट क्लॉ के बारे में पूछा जो वो अपने गले में पहनता था। डोरियन ने बताया कि उसे 6 महीने बाद कैंसर से मरना है। ये उसे तब पता चला जब उसे पहली बार लड़ाई के लिए चुना गया। वो बार बार इस युद्ध में इसलिए चला आता है क्योंकि वो हॉस्पिटल के किसी बेड की बजाय यहाँ पूरी इंसानियत को बचाते हुए मरना पसंद करेगा। खैर, जल्द ही डैन को चीफ कमांड के हेड ने मिलने के लिए बुलाया। चीफ कमांड के हेड के तौर पर अपनी बेटी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसकी नन्ही बेटी अब कर्नल मूरी फॉस्टर बन गई थी, जिसने उसे बताया कि उसे यहाँ पर बुलाने के पीछे एक खास वजह है और ये खास मिशन जो वो उसकी मदद से पूरा करना चाहती है वो क्या है, ये वो समय आने पर ही बताएगी। इसके बाद वो दोनों एक मिलिट्री टेंट में गए, जहां मूरी ने बताया कि उन्होंने जहरीला इंजेक्शन बना लिया है, लेकिन अभी तक वो सिर्फ मेल व्हाइट स्पाइक्स पर काम करता है। अब वो चाहती है कि डैन उसकी मदद करे एक मादा एलियन को पकड़ने में, ताकि वो ऐसा जहर बना सकें जो मेल या फीमेल दोनों को मार सके। हेलीकॉप्टर में व्हाइट स्पाइक नेस्ट की तरफ जाते हुए मूरी ने बताया कि ये एलियंस अचानक से एक दिन धरती पर आ गए। वो नॉर्दर्न रशिया से निकले और दुनिया भर में फैल गए, पर किसी को भी कोई स्पेसशिप, क्रैश साइट या उनके आने का कोई भी निशान नहीं मिला। बात बदलते हुए डैन ने उससे पूछा कि 2022 से लेके 2051 के बीच में उनके परिवार के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन मूरी ने कहा कि इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। कुछ ही देर में वो एक नेस्ट में पहुंचे, जहां कई सोल्जर्स एक मादा व्हाइट स्पाइक को पिंजरे में बंद करने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी उस मादा को बचाने के लिए एलियंस ने हमला बोल दिया। डैन, जो हेलीकॉप्टर में था, उसने नोटिस किया कि मेल व्हाइट स्पाइक्स का एक झुंड नेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो और मूरी जल्दी से नीचे उतरे और फीमेल को पिंजरे में बंद कर दिया। पर जैसे ही हेलीकॉप्टर पिंजरे के साथ उड़ा, मेल व्हाइट स्पाइक्स का एक झुंड वहां पहुंच गया। इससे पिता और बेटी को एक मिलिट्री जीप में भागना पड़ा और गाड़ी में लगी मशीन गन से वो अपना रास्ता बनाते रहे। कुछ देर बाद वो एक बीच पर पहुंचे। मूरी काफी नाराज थी क्योंकि डैन ने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की थी इस लड़ाई में। उसने बताया कि वो कुछ भी करके डैन को जिंदा रखना चाहती है। गुस्से में उसने बताना शुरू कर दिया कि इतने सालों में उनके परिवार के साथ क्या क्या हुआ, जिसके बाद उसने डैन को बताया कि असल में युद्ध से लौटने के बाद वो जिंदगी से काफी उदास हो गया था। वो अपनी पत्नी एमी से तलाक लेकर अकेला रहने लग गया और फिर कुछ समय बाद मूरी के 16वें बर्थडे पर उसे एक कॉल आया, जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। असल में डैन एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। ये बात सुनकर डैन को बहुत तगड़ा झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बिल्कुल अपने बाप की तरह निकला। आखिर में उसने भी तो अपने परिवार को छोड़ ही दिया। इसके बाद वो दोनों वापस मिलिट्री बेस पहुंचे, जहां मूरी तुरंत ही इन एलियंस को मारने की दवा बनाने में लग गई। इसके लिए उसे हजारों कॉम्बिनेशन टेस्ट करने थे ताकि फीमेल को मारने वाला टॉक्सिन तैयार किया जा सके। और मूरी किसी भी हाल में इसे जल्द से जल्द करना चाहती थी, क्योंकि डैन के वापस जाने में अब सिर्फ 21 घंटे बचे थे। अगली सुबह डैन ने मूरी से पूछा कि अगर वो जहर बनाने में कामयाब हो भी गए तो भी इतने सारे एलियंस को कैसे मारा जाएगा।
इस पर मूरी ने कहा कि डैन को अपने समय में वापस जाकर इन टॉक्सिन्स को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना होगा ताकि वो लोग युद्ध होने से पहले ही खत्म कर सकें। अभी उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी कंप्यूटर ने 100% बॉन्ड का सिग्नल दिया, जिसका मतलब था कि अब उनके पास फीमेल टॉक्सिन तैयार था। लेकिन बदकिस्मती से इसी बीच फीमेल व्हाइट स्पाइक भी जाग चुकी थी। उसने उठते ही अचानक जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, जिसके कुछ सेकंड बाद ही पूरे बेस में व्हाइट स्पाइक्स घुसने लग गए। वहीं दूसरी ओर डैन और मूरी अपनी बंदूक लेकर पूरी रफ्तार से हेलीपैड की तरफ भागने लग गए और रास्ते में उन दोनों के सामने कई राक्षस मौजूद थे। इसी बीच उन्हें एक स्पीकर से आवाज आई कि टाइम जंपर्स के पास सिर्फ 3 मिनट का समय बचा है। ये सुनते ही मूरी ने डैन को वो जहर अपने हाथ में लेकर भागने को कहा, पर तभी उसके सामने एक और राक्षस आ गया। पर उसके हमला करने से पहले ही उनके नीचे की जमीन ज्यादा वजन होने की वजह से टूट गई। जैसे ही वो एलियन और मूरी नीचे गिरने लगे तो डैन भी अपनी बेटी को बचाने के लिए कूद गया, लेकिन वो तो बीच में ही वापस टेलीपोर्ट हो गया। जब उसे होश आया तो वो 2022 में था और उसने अभी भी अपने हाथ में जहर की वो बोतल पकड़ी हुई थी। उसने लेफ्टिनेंट हार्ट को समझाया कि उन्हें जल्द से जल्द इस जहर को ज्यादा से ज्यादा बनाकर फ्यूचर में पहुंचाना होगा, जिस पर लेफ्टिनेंट ने उसे बताया कि टाइम पोर्टल दूसरी तरफ से पूरी तरह तबाह हो चुका है और अब कोई भी फ्यूचर में ट्रैवल नहीं कर सकता। यह बात सुनकर डैन चुपचाप निराशा के साथ अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाया और फिर उसी रात उसने एमी को भविष्य में हुई मूरी के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया। साथ ही उसने ये भी बताया कि किसी को नहीं पता कि आखिर व्हाइट स्पाइक्स कहां से आए, क्योंकि वो अचानक 2048 में बस प्रकट हो गए थे। जिस पर एमी का कहना था कि शायद वो क्रीचर्स सालों पहले स्पेस से आए होंगे। और उसकी ये बात सुनकर डैन के दिमाग में एक आइडिया आया, जिसके बाद वो एक बार में डोरेन से मिला, जहां भविष्य के बारे में बात करते हुए उन दोनों ने तय किया कि वो इस युद्ध को होने से पहले ही रोक देंगे। वो दोनों डोरेन के पास मौजूद व्हाइट स्पाइक का क्लॉ लेकर चार्ली के पास पहुंचे। असल में चार्ली इन्वायरमेंटल साइंस का एक्सपर्ट था और उसने क्लॉ को एनालाइज करके बताया कि उसके ऊपर चाइना का वोल्केनिक ऐश लगा हुआ था। और उसकी इस बात ने उन दोनों को ही हैरान कर दिया, क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स पहली बार नॉर्दर्न रशिया में देखे गए थे, जो कि चाइना से ठीक ठाक दूर था। ये सब सुनकर डैन को अपनी क्लास के लड़के मार्टिन की याद आई, जो ज्वालामुखियों में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट रखता था। खैर, मार्टिन ने उन्हें बताया कि 1000 साल पहले एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा था और ये घटना इतनी बड़ी थी कि इसके अवशेष नॉर्दर्न रशिया के ग्लेशियर्स में भी मिल सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर वो लोग समझ गए कि व्हाइट स्पाइक्स जरूर हजारों साल पहले आए थे और रशिया की ठंडी बर्फ की चादर के नीचे वो सो रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाने पर वो समझ गए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बर्फ साल 2048 तक पिघल जाएगी। और ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि उसी साल व्हाइट स्पाइक्स ने अपना पहला हमला किया था। ये जानकारी हाथ लगते ही उन्होंने यूएस की सरकार से इस मिशन के लिए फंडिंग मांगी, लेकिन सरकार ने इसके लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि यूएस और रशिया के रिश्ते तो वैसे ही ठीक नहीं थे। उनके देश में प्लेन लेके घुसोगे तो और खराब हो सकते हैं ना वो। कोई दूसरा रास्ता न मिलने पर डैन अपने पिता जेम्स के पास पहुंचा, जिनके पास अनरजिस्टर्ड एयरप्लेन्स मौजूद थे। जेम्स इस मिशन के लिए तुरंत ही तैयार हो गया। एन मौके पर लेफ्टिनेंट हार्ट भी वहां पहुंच गई और उसके हाथ में थे ताजे बने जहरीले इंजेक्शंस, जिनकी मदद से वो इन एलियंस को जड़ से मिटा सकते हैं। कई घंटों की उड़ान के बाद आखिरकार वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई विस्फोटकों का इस्तेमाल करके जमीन में छेद किया। वो बड़ी ही सावधानी से उस छेद में घुसे जहां उन्हें एक जमा हुआ एलियन स्पेसक्राफ्ट मिला, जिसके बाद वो बर्फ को काटते हुए स्पेसशिप के अंदर घुस गए। उधर चार्ली और जेम्स बाहर ही रुके थे ताकि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो वो उसे रोक सकें। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद वो कॉकपिट में पहुंच ही गए, जिसे देखते ही वो समझ गए कि ये उड़न तश्तरी यहाँ क्रैश हुई थी। उन्होंने हिसाब लगाया कि एलियंस का इरादा पृथ्वी पर आने का नहीं था। खैर, इसके बाद वो एक और कमरे में पहुंचे जहां असल व्हाइट स्पाइक्स बायोपॉड्स में बंद थे। ये देखकर वो सब समझ गए थे कि व्हाइट स्पाइक्स को किसी इंटेलिजेंट एलियन रेस ने बायो इंजीनियर किया है, यानी कि अपनी मर्जी से बनाया है। जैसे हम कुत्तों के जीन्स से छेड़छाड़ करके नई तरह का कुत्ता नहीं बना देते, लगभग वैसे ही। शायद वो इनका इस्तेमाल दूसरे ग्रहों पर कब्जा करने के लिए करते होंगे। इसके बाद उन्होंने जल्दी से पॉड्स में वो जहरीला इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया, जिसके इंजेक्ट होते ही व्हाइट स्पाइक्स दर्द से तड़प रहे थे। इसका सीधा मतलब ये था कि उनका जहर पूरी तरह असरदार है, लेकिन उनकी चीखों की वजह से कुछ दूसरे एलियन पहले ही जाग गए जिन्हें अभी इंजेक्ट नहीं किया गया था। उन सब ने पॉड्स तोड़कर टीम पर हमला कर दिया। डैन और उसके साथियों ने तुरंत ही एलियंस को मारना शुरू कर दिया, पर फिर भी उनमें से कुछ भागने में कामयाब हो गए थे
और अब इस मौके पर डोरियन का कहना था कि उनके पास पूरी स्पेसशिप उड़ा देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। ये अच्छे आइडिया इनको पहले क्यों नहीं आते, पहले ही उड़ा देते पूरी स्पेसशिप, बात ही खत्म थी। लेकिन बदकिस्मती से जहाज से बाहर निकलने से पहले ही उनके ऊपर हमला हो गया और सिर्फ डैन, चार्ली और जेम्स ही बॉम्ब एक्टिवेट होने से पहले बचकर निकल पाए। उधर जहाज के ऊपर मौजूद सारे एलियंस तो मर चुके थे, लेकिन एक लाल पेट वाली फीमेल अभी तक जिंदा थी। इस फीमेल को खत्म करना बहुत जरूरी था क्योंकि वो और बच्चों को जन्म दे सकती थी। उसे पकड़ने के लिए डैन ने एक स्नोमैन बनाकर उसे जैकेट पहना दी ताकि वो इंसान जैसा लगे, और ठीक उसके प्लान के मुताबिक वो क्वीन व्हाइट स्पाइक इस जाल में फंस गई। जैसे ही वो स्नोमैन के करीब आई तो डैन और जेम्स उस पर गोलियां चलाते हुए उसे पहाड़ के एक छोर पर ले आए। वो उसे खाई में धकेलना चाहते थे, लेकिन वो इतनी कमजोर नहीं थी। उसने उन पर तुरंत पलटवार शुरू कर दिया, जिससे वो दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद उस एलियन ने डैन के ऊपर एक स्पाइक फेंक कर हमला किया, लेकिन डैन ने उसी स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए उस एलियन पर हमला बोल दिया, और ठीक उसी समय जेम्स ने भी उसकी आंख में कुल्हाड़ी मार दी। अब वो एलियंस की रानी अंधी हो चुकी थी और गुस्से में इधर उधर हाथ पैर मार रही थी। और इस बार डैन ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके पैर में वो जहरीला इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन वो एलियन इतनी बेवकूफ नहीं थी। उसने खुद ही अपना पैर हटा दिया, जैसे छिपकली पूंछ छोड़ देती है ताकि जहर उसके शरीर में ना फैल सके। उसी वक्त जेम्स ने अपने घायल हाथ को उठाकर एलियन को अपने खून की बू सुंघाई ताकि वो उसका पीछा करे। पर डैन अपने पिता को यूं ही मरते हुए नहीं देखना चाहता था और इसीलिए वो उस एलियन पर कूद गया, जिसके बाद उसने डोरियन की क्लॉ से उसकी गर्दन काट डाली। फिर उसने जहरीला इंजेक्शन उसके मुंह में डालकर पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। इतनी ऊपर से नीचे गिरने पर व्हाइट स्पाइक का कचुम्बर बन गया। अगले दिन पूरी दुनिया में रशिया में हुए धमाकों की खबरें चल रही थी, जिसमें कई सारे एलियंस मारे गए थे, और अब सरकार पूरे मिशन का क्रेडिट लेने को तैयार बैठी थी। इसी बीच डैन वापस अपने घर लौटकर अपने परिवार से मिला और सारी कड़वाहट को भूलकर अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।